हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें पहले तो समझिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। जब अब हमारा जो एजुकेशन है ना, शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से नहीं रह गया है। हमें पढ़ाने के बाद ये भी अब चेक करना होता है कि हमने जो पढ़ाया वो हमारे स्टूडेंट्स के पास सही तरीके तक पहुंचा या नहीं, या पहुंचा तो कितना पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा। ये सारा भी इवैल्यूएशन का काम भी अब हमें ही करना है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए ऐसा हमें काम करना ही है, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर रूल के साथ चलें। हम पहले से ही अपना माइंड मेकअप करें कि हमने हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे को जो है समझ में आए ही आए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमने साइकोलॉजी का यूज़ किया, और इसमें हम बच्चे को पहले तो समझते हैं, उनके जो है सबके आउटपुट जो है उनको समझते हैं कि वो किस तरह से सोचता है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, समझते हैं आप ये बात को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, कि हर एक इंसान जो है एक दूसरे से अलग है। तो पहले हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ट्राई करते हैं समझने का, जो समझने का हमारा काम है वो हमारा होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है। पहले तो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं, एंड उसके बाद हम ये जब समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है किस कैटेगरी का है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, तो हम दूसरा जो अपना हथियार यूज़ करते हैं दैट इज़ मोटिवेशन। मतलब कि हमें पता चल गया, अच्छा इसको इमोशनली मैं जो है इस तरह से बताऊंगी तो ये उस काम करेगा। तो फिर उसके बाद हम जो है मोटिवेशन, यानी कि उसको लर्निंग के बोल सकते हो आपकी सीढ़ियों पे चढ़ाने से पहले जो है पुश करना, तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम दूसरा जो है मोटिवेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है कि हम अपना जो है थ्योरी, जो हमें पढ़ाना है भाई, हम वो अपना लेकर जाते हैं, जो हमारा टॉपिक रहता है हम उसको थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो है डेवलपमेंट, विकास, ऑफ कोर्स हमें ये देखना है कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं। फिर विकास हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आकलन की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे के विकास का आकलन करते हैं। अब उसके बाद इनके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि हम जब थ्योरी कर रहे हैं तो हमारा बच्चा इंगेज रहे उसमें। इंगेज का ये मतलब नहीं कि आपसे डरा रहे और भाई चुपचाप आपको सुनता रहे, नहीं। आपके पढ़ाई में, आपके टीचिंग में वो इक्वली पार्टिसिपेट करे, एक्टिव रहे, बोर ना हो, वो होता है इंगेजिंग स्टूडेंट। फिर होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। लर्निंग जो है उसमें हमारे स्टूडेंट्स को टीचर का हेल्प मिले, एंड टीचर को जो है स्टूडेंट्स का हेल्प मिले। जिससे जैसे मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता है या कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे मैसेज करते हो, तो ये हुआ कि आप लोग ना एक्चुअली में मेरा ही हेल्प कर रहे हो। कैसे? आप मुझे आपके बारे में ज़्यादा एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं हो रहा, आप खुद से बता रहे हो मैम ये समझ में आया, ये नहीं आया, इसको ज़रा सा ऐसे बताइए, या फिर ये होगा तो क्यों होगा। तो उससे क्या है कि मैं आप लोगों के माइंड को रीड कर पा रही हूँ, आप लोग की एग्जैक्टली माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप चाहते हो, कितने इंटरेस्टेड हो, कितने क्यूरियस हो, कितने एक्साइटेड हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है। तो देखिए होता क्या है ना कि पढ़ाना क्या है, टीचिंग प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं दो पोल का काम होता है भाई। एक तो हमारा टीचर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर टीचर सही तरीके से ना पढ़ाए तो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, सही बात है ये। तो उसी तरह से हम पर भी आता है कि अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, मेरा क्या काम है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तरह से वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, आप उतना जो है अपना आउटपुट नहीं दे रहे हो, तो आज चिल्लाऊंगी, कल चिल्लाऊंगी, 4 दिन चिल्लाऊंगी, 10 दिन चिल्लाऊंगी, उसके बाद तो मैं भी चुप ही हो जाऊंगी ना। तो मेरा भी आउटपुट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मैं भी जो आपके साथ करना चाहती थी, जितना मैं एक्सपेरिमेंट करना या फिर आप लोगों को जितना देना चाहती
चाहती थी वो नहीं दे पाऊंगी, एक जगह पे जाके रुक जाएगा वो। तो यही कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में कोऑपरेशन होता है। अगर स्टूडेंट को ना समझ में आए तो टीचर को वो बताए कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आए, तो टीचर सोचेगा कि उसको मेथड चेंज करना है, दूसरे तरीके से आपको बताना है, या फिर आप क्या सोच रहे हो और क्या आप जानना चाहते हो उसको बताना है। तो इस तरह से जो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करता है। उसमें ये सारे टर्म पे हमें ध्यान देना होता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताई कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आज के टीचिंग में कितना इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी के माइंड को पढ़े हुए एजुकेशनल साइकोलॉजी यही है कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है भाई, इवेल्युएट भी करना है, तो उसके मन में चल क्या रहा है वो भी हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब थ्योरी से। चलिए, शैक्षिक मनोविज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एंड इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का पूर्ण श्रेय मनोविज्ञान को है, साइकोलॉजी को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जब से एक दूसरे के मन की बातों को पढ़ने लगे, एक दूसरे के बारे में समझने लगे, तब से जो है एजुकेशन इंटरेस्टिंग बना, और ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो है चेंजेस आए। अब यहाँ से देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान का योग है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का स्वतंत्र क्षेत्र है। बिल्कुल, एजुकेशन का भी अलग से है और हमारा साइकोलॉजी भी आप भी जानते हो कि ये अलग है, लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाए तो क्या ब्लास्ट होगा। किंतु दोनों ही एक दूसरे के अत्यधिक निकट है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व में यानी पर्सनालिटी में एक ऐसा सर्वांगीण विकास करने से होता है जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उचित ढंग से सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सके। एक्चुअली में हमारा एजुकेशन का मोटो क्या है, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है कि जिस बच्चे को जिसको भी पढ़ाया जा रहा है उसके पर्सनालिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक नहीं। देखिए, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास हो। दूसरा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो रोबोट ही बन जाए, मशीन ही बन जाए, उसको इंसान भी बनाना है, तो उसके अंदर सारे तरह की इमोशन भी डेवलप करने हैं, राइट। फिर हमारा जो होता है साइकोमोटर यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट हमें चाहिए। उसके बाद जो है बच्चे का हम अगर बोल सकते हैं कि इन तीनों को मिला करके हमारा जो डेवलपमेंट बनता है वो हमारा बनता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। तो हम ये ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का चाहते हैं, और इस ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी तीनों पक्षों में जो है, हाँ एक और है हमारा सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे में, देखिए अब मैं इसको समझाऊं, अगर सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे बच्चे हमें देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, आप अपने सामने आमने सामने भी देखे होंगे। जो बच्चा जो है संज्ञानात्मक रूप से टॉप क्लास यानी पढ़ने में बहुत अच्छा, बुद्धि बहुत तेज, इमोशनल भी है, गुस्सा भी आता है, रोता भी है, सब कुछ है, इमोशनल भी है, फिजिकली भी बहुत फिट है, लेकिन वो बच्चा क्या है, शाय है, हेजिटेट करता है दूसरों से बात करने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में जो है उसे प्रॉब्लम होती है। अगर ये डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होता है बच्चे का, तो ये तीनों चीज़ों का उतना बोल सकते हो कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, उतना इन तीनों का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना अगर सोशल डेवलपमेंट के होने से। अब ये चारों जिसमें डेवलप किया हुआ है, संज्ञानात्मक भी है, इमोशनल भी है, फिजिकल भी है एंड सोशल भी डेवलप हुआ है, तो सोचिए उस बच्चे को क्या IQ होगा और किस लेवल का वो बच्चा बनेगा। तो हमारा जो है डेवलपमेंट से मतलब है, हमारा एजुकेशन का जो डेवलपमेंट से मतलब जो है व्यक्तित्व विकास से मतलब है सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास में ये चारों के चारों जो है बोल सकते हैं, ये चारों के चारों क्षेत्र आते हैं। मनोविज्ञान, अच्छा, मनोविज्ञान समायोजन की प्रक्रिया तथा विकास और अधिगम एवं मनोभावों के विश्लेषण के क्षेत्र में शैक्षिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने में सहायक होता है। देखिए, हमारे लाइफ में एक एडजस्टमेंट यानी समायोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एडजस्टमेंट जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें जो है अपनी जगह के साथ एडजस्ट करना है, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के विचार थॉट अलग अलग होते हैं, उनके साथ एडजस्ट करना है, अपनी फैमिली में एडजस्ट करना है, ये लगता है। देखिए, एडजस्टमेंट हर तरह से होता है।
आप अगर कुछ नया सीख रहे हो ना, तो भी आप अपने दिमाग में एडजस्ट करते हो उस नए थॉट को। नया ज्ञान अगर आपको अपने दिमाग में घुसाना है तो बहुत सारे आपके पुराने ज्ञान जो अंदर हैं उसके साथ एडजस्ट करोगे ना, उसको साइड साइड करके भाई नया तुम भी फिट हो जाओ, ऐसा करोगे। सेम चीज़ जो है हम अपनी लाइफ में करते हैं। हम अगर नए जगह जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो जगह हमारे लिए थोड़ा सा हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग विपरीत हो, उल्टा हो, हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। इंसान के साथ एडजस्ट करते हैं। तो यह एडजस्टमेंट जो है, समायोजन जो है, ये हमारे शिक्षा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें सीखना पड़ता है। जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, मैं 100% बोल सकती हूँ, इवन ये प्रूव भी हुआ है कि उस बच्चे को हम लोग जो है प्रतिभाशाली बच्चे या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट या फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में जो है काउंट नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें मनोविज्ञान की तरफ से मिलता है, साइकोलॉजी की तरफ से मिलता है, क्योंकि हम अपने मन पे, हम अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाते हैं, दूसरे को विचारों के समझते हैं, दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें मनोविज्ञान की तरफ से मिला है, साइकोलॉजी की तरफ से मिला है। अब आइए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से शिक्षा से संबंध मनोविज्ञान का, तो इस तरह से जो है एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट समायोजन है, और समायोजन को देने वाला मनोविज्ञान है। समझ में आ रहा है? एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है शिक्षा का समायोजन है। हम इस समायोजन बच्चों को सिखाते ही हैं, उनको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे वो बच्चा बोल सकते हैं टॉप लेवल का अच्छा बच्चे में नहीं कहलाएगा, उसका लर्निंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम समायोजन हमें शिक्षा से मिलती है, और समायोजन जो है एक्चुअली शिक्षा में समायोजन मस्ट है, और समायोजन जो है हमें मनोविज्ञान से मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समायोजन की वजह से शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यही है शिक्षा मनोविज्ञान, इनका संबंध जो है यही इसी को कहते हैं। मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी एक मुख्य शाखा है। इस शाखा का संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं से है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान का अभिप्राय उस शाखा से है जो शिक्षा में व्यवहारिक रूप रखती है। मतलब ये शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये हमारे एजुकेशन का ही बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है एजुकेशन का ही जो है एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें प्रैक्टिकल कार्यों में, प्रैक्टिकल रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। अब आइए हम देखेंगे यहाँ पर क्या इसकी विशेषता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहारों पर केंद्रित रहता है। यस, हमारे बिहेवियर पर जो है सेंटर्ड रहता है, फोकस रहता है। हाँ, जाहिर सी बात है, आप दूसरे किसी को कैसे समझते हो, उसके बिहेवियर को देख कर ना, उसके बात करने के तरीके से, चलने के तरीके, ये सब देख करके ही हम समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों तथा सूचनाओं का संग्रह है। अब आप सोचोगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती कैसे है, तो भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम खोज करते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल इसको थोड़ा सा हटा करके बताती हूँ। हम किसी के बारे में कैसे सोचते हैं। हमने देखा कि एक आदमी जो है, अभी एग्जांपल से लीजिए, हमने देखा कि एक आदमी जो है एकदम ऐसे शांत बैठा है, उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो गई हैं, रेड रेड आइज़ है, और उसका फेस भी पूरा लाल हो गया है। तो ये कैटेगरी जो दिया गया और इसमें बताया गया कि भाई ये गुस्से का साइन है, ये जो है जब ऐसा कोई इंसान करता है, इसका मतलब कि वो इंसान गुस्से में है। ये पता कैसे चला? खोज करके ही पता चला। तो ये निरीक्षण करके और खोज करके जो है, इस तरह से हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में घुसे, और फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब इस तरह से हम घुसे, तो इसी तरह से हम शिक्षा मनोविज्ञान के भी एरिया में एंट्री लेते हैं। फिर हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। ऑफ कोर्स, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, और जिस डेटा को कलेक्ट करने के ऊपर ही जो है हम पहचानते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं उसको रियल लाइफ में,
वो सारे के सारे डेटा जो है एक्चुअली में रूल ही है ना, वो हमें तो रूल ही बताते हैं कि ऐसा अगर कोई बैठा है, ऐसे कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब ये है, तो ये सारे रूल्स हैं, तो ये सिद्धांत का रूप जो है बन जाता है। वो जो संग्रहित ज्ञान है या संग्रहित डेटा है वो सिद्धांत बन जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, तो उन सारे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को खोज कर और उसको फिर जो है समझने में या उसको सॉल्व करने में जो है हेल्प शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है, और इसके लिए इन्होंने अपने मेथड का जो है इम्प्लीमेंट किया है, अप्लाई किया है। प्रतिपादन का मतलब होता है अप्लाई करना। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों का आधार प्रदान करते हैं। तो हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो जो सिद्धांत है, जो पद्धति है, उनको शैक्षिक सिद्धांत का रूप तो देते ही हैं, साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से मानव व्यवहार से है। जो शिक्षा और शिक्षण से संबंधित है, उसके सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। अब आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। जो मैं देखिए हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो भी टॉपिक दिया हुआ रहेगा उसका पहले नोइंगली फैक्ट लिख देंगे, जो कि कॉमन इसमें जाना जाता है, कॉमन लैंग्वेज में। फिर उसके बाद हमारे फिलोसफर्स के जो है आप लोग को डेफिनेशन लिखने होते हैं। तो सबसे पहले है स्टीफन का डेफिनेशन, कम से कम 3 से 4 लिखना है। 4 तो दिमाग में रखिए, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन है तो 4 लिखिएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन है तो 2 से भी काम चल जाएगा, 2 फिलोसफर से, ठीक है। तो स्टीफन ने क्या बोला है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अच्छा हाँ, ये स्टेटमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में, और स्टीफन के अनुसार इसको अंडरलाइन कर देना है, जो आप लोग करते हो। मैं एक और बात बताऊं, आगरा के स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक अभी हमारे पास अवध के भी स्टूडेंट्स जो है मोर देन 50 हो चुके हैं। फिर हमारे पास बिहार यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट तो मोर देन 70-80 हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो आगरा से रिस्पांस मिल रहा है, और जितने आप लोग एक्टिव हो, जितने अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे हो, मैं इस पर इसलिए बोलूँगी जितने अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हो जिसमें मुझे फॉल्ट मिलता ही नहीं है। इवन जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ये बोला कि आपको अंडरलाइन करना है, आप करते हो, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं करते, सुनने के लिए सुन लेते लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो आप लोग करते हो। अभी तक का ये बैच मेरा बेस्ट बैच जा रहा है, सो इसी तरह से हार्डवर्क कीजिए। उम्मीदें आप लोगों से बहुत लगी हुई हैं, और मुझे भी जो जो नया नया मैं आपके साथ कर सकती हूँ, मुझे लगेगा कि ये आपके लिए बेनिफिट होगा, डेफिनेटली मैं करूँगी। वही बात है, अगर जैसे मैंने आपको भी बताया टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, अगर मैं आपको दे रही हूँ तो अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आपकी तरफ से मुझे एफर्ट नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं मैं थक ही जाऊँगी और मैं यहाँ से ब्लॉक हो जाऊँगी। लेकिन मैं अगर दे रही हूँ और आप भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ उसको ले रहे हो, तो और भी मैं दूंगी, और भी इसी तरह से हमारा रिलेशन और स्ट्रांग होगा, और हमारा टीचिंग अच्छा होगा, मेरा टीचिंग अच्छा होगा, आप लोग का लर्निंग अच्छा होगा, और ये सक्सेसफुल होगा, राइट। तो हम इस चीज़ को कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए, स्टीफन का हो गया। दूसरा हमारा जो डेफिनेशन है WB कॉलेस्निक का है, इनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। बिल्कुल, हम स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने जो बोला है वही सही, इन्हीं का स्टेटमेंट है भाई, मेरा तो है नहीं। स्किनर ने क्या बोला है, स्किनर का कहना है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर हमारा क्रो एंड क्रो है, इनका कहना है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एग्जैक्टली करेक्ट। हमारा जैसे ही बर्थ होता है तब से हमारी शिक्षा चलने लगती है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों का डेटा जो है, इन सारी चीज़ों का जो है बोल सकते हो कि विवरण, वो हमारे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है जब तक हम जीवित रहते हैं। तो ये तो है, ये मैं इससे एग्री कर रही हूँ क्रो एंड क्रो से। तो ये हमारे 4 फिलोसफर्स जिनके डेफिनेशन आपको लिखने हैं अंडरलाइन करके इसी तरह से। चलिए, अब हम इसके नेचर को समझेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर को। सबसे पहला जो है पॉजिटिव साइंस, स्वीकारात्मक विज्ञान।
शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का स्वीकारात्मक विज्ञान है। विज्ञान के रूप में यह मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। हम अभी तक तो इतना समझ चुके हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन होता है। ये आप इतना याद रखिए, हम कैसे कौन सा फेस किस तरह से हम बिहेव करेंगे तो हम उसको गुस्से का साइन देंगे, कैसे हम मुंह बनाएंगे इसका मतलब हम सैड हैं, किस तरह से हम बात करेंगे इसका मतलब है कि हम जो है एक्साइटेड है। ये सारी चीज़ें हमें मनोविज्ञान के थ्रू ही मिली है। साइकोलॉजी ने ही हमें बताया कि भाई वो अगर ऐसे मुंह बना रहा है इसका मतलब उसके मन में ये चल रहा है। तो ये हमें मिला किसके साथ है, ह्यूमन बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन जो है मनोविज्ञान के रूप में मिलता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का पहला जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो इसकी विशेषता है, अगर आप बोले इसकी विशेषता, अगर देखिए प्रकृति हो बोले या विशेषता बोले, इसका आंसर यही लिखेंगे, स्वीकारात्मक विज्ञान। ठीक है। दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। हमें अप्लाइड साइंस, हमें वही चीज़ें मिलती है जो हम अप्लाई करने वाले। और साइंस तो आप जानते ही हो ना, विदाउट प्रूफ तो कोई ये बोलता नहीं है, कुछ इसका होता नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं की एक शाखा है। यह सीखने की स्थितियों के संबंध में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो व्यवहारिक विज्ञान होता है, हम बिहेवियर को जो है साइंस के रूप से, साइंस की आंखों से देखते हैं। प्रयोगात्मक जो विज्ञान है, प्रैक्टिकल साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति प्रयोगात्मक है। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान को ज्ञान का प्रत्येक स्तर और कदम पर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बिना प्रभावशाली शिक्षण असंभव है। तो ये 3 पॉइंट हुए हमारे नेचर कैरेक्टरिस्टिक में। फिर हमारा है विकासशील विज्ञान, डेवलपिंग साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान इस क्षेत्र में लगातार हो रही खोजों के कारण विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में खोजों के कारण शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स सीखने के प्रकारों और सीखने की अवस्थाओं संबंधी नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। इसीलिए हम बोले, क्योंकि आए दिन इसमें अभी तक तो खोज हो ही रहा है ना, रुका नहीं है। तो जो डेवलपमेंट होते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, उसको विकासशील बोलते हैं। तो इसलिए विकासशील है। शिक्षात्मक विज्ञान, एजुकेशनल साइंस, एजुकेशन को किस तरह से साइंस की नज़र से देख करके उसको इम्प्लीमेंट करना शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षात्मक विज्ञान विद्यार्थी के व्यवहार का शिक्षात्मक अवस्थाओं में अध्ययन करता है, जहां साधारण व्यक्ति के व्यवहार को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन का विषय बनाता है। वहां शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध केवल शिक्षात्मक क्षेत्र के साथ है। हमारा 6 नंबर है सोशल साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान भी है। चाहे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक दृष्टिकोण से करता है, फिर भी इसके परिणाम सभी शिक्षार्थियों पर सामाजिक अवस्थाओं में लागू किए जा सकते हैं। हाँ, अगर हम किसी इंसान के बिहेवियर को जो है एनालिसिस कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो इंसान तो चाहे 4 लोगों के साथ बैठा रहे तो, या 10 लोगों के साथ बैठे तो, उसका बिहेवियर तो वैसे ही रहेगा ना। तो जब 2 से 3 लोग आते हैं तो वो समाज बन जाता है। तो इसलिए ये सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान भी है। फिर है विशिष्ट विज्ञान यानी कि स्पेसिफिक साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के उन तथ्यों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व और लाभ है। बिल्कुल सही। अकादमिक विषय यानी एकेडमिक डिसिप्लिन को भी समझाता है हमें। जी लेस्टर एंडरसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान एक एकेडमिक विषय है। आरंभ में यह शिक्षार्थी के व्यवहार पर केंद्रित था। इसके परिणाम सिद्धांतों के रूप में साधारणीकृत किए गए। सूचना ज्ञान, इसके सिद्धांत और विधियां शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। तो ये एकेडमिक डिसिप्लिन है। एक्चुअली में एकेडमिक डिसिप्लिन से मतलब है कि इसमें सब कुछ है। मेथड कौन यूज़ करना है, किस तरह से जो है एनालिसिस करना है, इवेल्युएशन करना है, किस तरह से समझाना है, बिहेवियर को देख कर करना है, तो ये सारे इसके सब्जेक्ट हो गए। तो इसलिए इसके एकेडमिक डिसिप्लिन टाइप का बना दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, हर जगह पे साइंटिफिक अप्रोच ही लगाया जाता है इसमें। शिक्षा अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं कि बोल दिए तो बोल दिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ पॉइंट्स नहीं है, इस तरह से नहीं, इसका साइंटिफिक अप्रोच लगाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति
वैज्ञानिक है। तो ये रहे आपके 9 पॉइंट्स। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन ना लॉन्ग में आता है तो ये अकेले नहीं आएगा, ये यही आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति या विशेषता बताइए, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन आता है। तो हम जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिलोसफर्स के जो है वो डेफिनेशन देंगे, एंड देन उसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें 9 पॉइंट्स सफिशियंट है, 9 से 8 to 9 पॉइंट्स इसमें लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मत दीजिएगा और ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं ना इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके उद्देश्य को समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के एम्स क्या है। पहला है विद्यार्थियों की अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति को जानने में सहयोग करना तथा उसी के अनुरूप विकास करने की प्रेरणा देना। सबसे पहले क्योंकि हमारा आज का जो अब हमारा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसीलिए हम लोग पहले विद्यार्थियों के फायदे को देखते हैं कि इसमें विद्यार्थियों के लिए जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो है उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनका क्या पावर है उसको बताता है और फिर उस पर उनको काम करवाता है, फिर उसके वो उनका डेवलप होता है, राइट। दूसरा हमारा है अध्यापक। अब हम टीचर लेंगे, दूसरा हमारा पॉइंट जो है पोल जो होता है हमारा एजुकेशन में टीचर है। अध्यापक को इस विषय में पता चलता है कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है, उसके सामाजिक व्यवहार को कहाँ तक सुधारा जा सकता है तथा व्यक्तित्व समायोजन में कहाँ तक सफलता मिल सकती है। तो स्टूडेंट को अपने बारे में नॉलेज मिलता है या टीचर को जो है स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज मिलता है, जिससे उसके ऊपर और अच्छे से ये काम कर पाते हैं। विद्यार्थियों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करना, स्टूडेंट्स को ये बताना कि पार्शियल नहीं होना चाहिए एंड सहानुभूतिपूर्ण, दैट मीन्स कि हमें इमोशनल, हमारा जो फैक्टर है, जो हमारा इमोशनल संवेगात्मक विकास है उसका भी विकास होना चाहिए। विद्यार्थियों के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट होता है वो भी प्रदान करना इन्हीं का काम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का कैसे इन्वायरमेंट में बच्चे सीखेंगे ये हमें बताते हैं, फिर हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री का चयन आवश्यकता अनुसार करने में सहायक। ये टीचिंग मेथड, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनका बताने का काम है। शिक्षा से संबंध रखने वाली समस्याओं के विषय में मनोवैज्ञानिक विधि से विचार करने में सहयोग प्रदान करना। एजुकेशन में जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में पहले तो उनको पता लगाना, फिर उसके बारे में विचार करके हल निकालना जो कि मनोवैज्ञानिक विधि से हो। शिक्षा को अपने अध्यापन परिणामों एवं दूसरों के शिक्षा संबंधी व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास करने में सहयोग प्रदान करना। जो हमारे टीचर हैं उनको अपनी टीचिंग को लेकर के जो भी सुधार करने हैं उसके बारे में बताना, या फिर किस तरह से जो है उसको निरीक्षण कर सकते हैं और किस तरह से उसमें विकास कर सकते हैं ये बताना। सही है। शिक्षक को ऐसी पद्धतियों एवं प्रविधियों से अवगत कराना जिससे वो अपने तथा अपने दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण कर सके। इसके द्वारा वो अपने व्यक्तित्व के समायोजन तथा दूसरों के व्यक्तित्व का विकास और समायोजन में सहायता प्रदान कर सकता है। टीचर्स को तो बहुत फायदा होता है। मैं तो बोलूँगी एजुकेशनल साइकोलॉजी एकदम एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, हथियार है हमारे लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो टीचर्स का क्या होता है कि ऐसे ऐसे मेथड हमें बताए जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हम यूज़ करके बच्चों को के लिए कैसे उनके बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, कैसे उनकी जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाल करके उसको हम ज़्यादा बोल सकते हैं निखार सकते हैं और काम कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर काम करने के साथ साथ हम अपने ऊपर भी काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मेथड यूज़ करते हैं टीचिंग मेथड वो फेल हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं ये फेल क्यों हुआ, उसके बारे में छानबीन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें पता चलता है क्यों फेल हुआ, फिर हम उसकी जगह पे दूसरे मेथड यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों को उचित दिशा निर्देश, यानी कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बताता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हमने फर्स्ट में ही देखा। तो जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चल जाता है तो हम हर एक स्टूडेंट को उनके कैपेबिलिटी के अनुसार जो है गाइड कर पाते हैं,
समझा पाते हैं। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, निर्देशन के कार्यक्रम और विद्यालय संगठन तथा प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप को निश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। सिर्फ टीचर स्टूडेंट को नहीं, इवन मैनेजमेंट को, स्कूल को भी ये जो है निर्देशन देता है, कैसे कार्यक्रम चलाने चाहिए, कौन से कार्यक्रम बच्चों के लिए जो है इम्पैक्टफुल होंगे, कैसे उनका जो है विकास होगा, इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे ना स्टार दिया गया है, यहाँ पे आप लोग ना नंबर लगाइएगा। 1 यहाँ हुआ, 2 हुआ, इस तरह से कर लीजिएगा। 3, 4, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जा रहा है, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, नंबरिंग कीजिएगा। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, अब इसका स्कोप क्या है, क्या है स्कोप, किस किस क्षेत्र में हमें हेल्प करता है और कैसे हमें इसका जो है हेल्प मिलता है। ठीक है, ये चलिए, सबसे पहले तो ये हमें चाइल्ड सेंटर्ड देना, जो हमें ये बताया है कि भाई एजुकेशन जो है हम पढ़ाते बच्चों के लिए है ना, तो इसमें हमारा टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। जो हम पाठ्यक्रम, जो करिकुलम बना रहे हैं वो टीचर को देख के नहीं बनाना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को देख के बनाना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ी देन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की है, जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाए, जिसमें हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जो है इन्होंने बताया। तो आधुनिक युग में बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है, जबकि प्राचीन शिक्षा विषय प्रधान, सब्जेक्ट को सेंटर मान के, या फिर अध्यापक प्रधान यानी टीचर सेंटर थी। जॉन एडम्स के अनुसार अध्यापक को केवल लैटिन ही नहीं जान लेना है, बल्कि साथ ही उस विद्यार्थी को भी जानना है जिससे वो पढ़ाता है। बिल्कुल यही है चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें यही बातें बोली गई थी। टीचर को सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, उनको उसका भी नॉलेज होना चाहिए जिसको पढ़ाने जा रहा है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट का नॉलेज कब होगा, जब वो साइकोलॉजी पढ़ेगा तभी ना। तो ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी ने ही दिया है कि पहले तो आप अपने स्टूडेंट्स को समझिए, फिर उसके बाद जो है अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। ठीक है, दूसरा है करिकुलम। प्राचीन काल में पाठ्यचर्या बनाते समय, नहीं करिकुलम बनाते समय, बालक की आवश्यकता, रुचि, समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था, किंतु आधुनिक युग में पाठ्यचर्या पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, साइकोलॉजी पर आधारित है। शिक्षा कर्मों, पाठ्यचर्याओं में बालकों के मानसिक विकास, भिन्न भिन्न आयु पर उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, उनके रुझान को ध्यान में रखा जाता है। और ये सब हमें कैसे पता चलता है, साइकोलॉजी के थ्रू, राइट। तीसरा है अनुशासन। प्राचीन काल का शिक्षक छड़ी की शक्ति में विश्वास रखता था। उसका विश्वास था कि छड़ी की अनुपस्थिति में अनुशासन असंभव है, परंतु वर्तमान शिक्षा शास्त्री कक्षा में प्रजातंत्रीय वातावरण पर बल देने लगे हैं। मनोविज्ञानों का मत है कि केवल प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही बालकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह का डिसिप्लिन लाया गया। डिसिप्लिन पहले जो होते थे वो स्ट्रिक्ट होते थे, जिसमें स्टूडेंट को बोलने का हक नहीं था, चुप रहना था। लेकिन आजकल के डिसिप्लिन का मीनिंग चेंज हो गया है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हमें डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है बनाना है, जिसमें टीचर भी बोले, स्टूडेंट भी बोले, बोलने का एक लहजा हो, एक तरीका हो, एक मैनर हो, लेकिन बातें जो है अपनी रखें। तो ये हो गया है अब डिसिप्लिन का मतलब। सीखने की क्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मनोविज्ञान ने सीखने की क्रिया में बहुत संशोधन किया है, बिल्कुल सही है। सीखने के विभिन्न नियमों और विधियों की जानकारी शिक्षण कार्य में बहुत ही सहायक है। 5th नंबर है शिक्षण प्रणाली, टीचिंग मेथड। अध्ययन की प्राथमिक शैली का आधुनिक शिक्षण पद्धति में कोई स्थान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट आदि अनेक शिक्षा सिद्धांतों व विधियों का जन्म मनोविज्ञान के प्रयोगों द्वारा ही हुआ। गणित तथा इतिहास जैसे अरुचिकर विषयों को भी नवीन पद्धतियों द्वारा रुचिकर बनाया जा सकता है। तो टीचिंग मेथड देने में भी इनका हाथ है। ये मतलब ये आप देख सकते हो ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी आप लिख सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या क्या दिया है, ठीक है, इनका योगदान क्या रहा है, किस किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का ने हमें क्या क्या दिया योगदान। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो योगदान की जगह पे ये बोल दे कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो, इनकी क्या क्या देन है, इन्होंने क्या क्या किया है, या शिक्षा मनोविज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस में भी नहीं जाएगा, ये इसमें देन में जाएगा या योगदान में जाएगा। तो ये अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे। चलिए, शिक्षण प्रणाली हो गई। अभी हम देखेंगे स्मृति तथा अवधान।
संबंधी प्रयोग मनोविज्ञान याद करने की क्रिया के संबंध स्थापित करने पे बहुत जोर देता है। अवधान तथा रुचि यानी कि अटेंशन यानी फोकस घनिष्ठ संबंध है। मतलब हम फोकस तभी कर पाएंगे ना, आप मुझे अटेंशन कब दोगे, जब मैं पढ़ाऊंगी, आपको उसमें इंटरेस्ट रहे। तो वही बोला जा रहा है कि जो हमारा अटेंशन होता है और जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ संबंध है। अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी करके, मार के, डरा करके उसको ज़्यादा देर तक अपने ऊपर जो है फोकस या अटेंशन नहीं करवा पाओगे। तो ये है स्मृति तथा अवधान का जो है उन्होंने बताया है कि अवधान तभी पॉसिबल है जब बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो हमें उनका इंटरेस्ट जो है उत्पन्न करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। कक्षा में बालकों का अवधान आकर्षित करने के लिए पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा है। व्यक्तिगत भेद बुद्धि का निर्देशन। प्राचीन काल में जहाँ योग्यता अनुसार शिक्षा पद्धति अपनाना पागलपन समझा जाता था, वहीं आज व्यक्ति भेद के अनुसार शिक्षा देना उचित ही नहीं है। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा देना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है गाइड करना, ये भी हमें मिला किसके द्वारा है, हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी को, अब ऐसा नहीं है कि एकेडमिक ही एकेडमिक कर दे, उस वैसा नहीं है। हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। बच्चों का अगर कहीं और इंटरेस्ट है, डांस में है, म्यूज़िक में है, गेम्स में है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है, उसमें भी बच्चों को जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करवाया जाए। उसमें भी उन लोगों का जो है उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए दिया जाए, जिसमें डिबेट कंपटीशन, छात्र संघ आदि ऐसी क्रियाएं की जाए जिससे बच्चे जो हैं समाज उपयोगी कार्यों करने का अवसर मिले। यानी कि सोशल डेवलपमेंट भी तो उनके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये हो गए 8 पॉइंट। अब ठीक है, ये हो गए आपके 8 पॉइंट। चलिए अब आइए यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इनका एरिया है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता प्रदान करता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र निम्नलिखित है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले है वंशानुक्रम का अध्ययन। हमें स्टडी ऑफ हेरिडिटी समझना चाहिए, तभी हम बच्चे को समझ पाएंगे, राइट। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं सम्मिलित रहती है जिन्हें वे अपने माता पिता अथवा अपने पूर्वजों से अर्जित करता है। मनोविज्ञान द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक संरचना, मूल प्रवृत्तियां, मानसिक योग्यता, व्यवहारिक क्षमता आदि पर व्यक्ति के वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमें इनके अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान में आप बोल सकते हैं ना कि अव्वल होना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, तो सबसे पहले हमें हेरिडिटी का नॉलेज होना चाहिए। किस तरह से पहले मतलब हमें ये पता होगा ना कि ये स्टूडेंट्स के माता पिता ऐसे हैं, उनमें ये सारे गुण हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये बच्चे में भी आने के चांस है। तो हेरिडिटी का अध्ययन। फिर दूसरा है विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, कि एक्चुअली में बच्चे का विकास कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। शैशवावस्था है, हमारा बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था में 2 पार्ट होते हैं, बच्चे का दोनों कैसे डेवलप करता है। शैशवावस्था में इनका क्या रहता है, बाल्य अवस्था में क्या रहता है, किशोरावस्था में क्या रहता है, युवा अवस्था में क्या रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इनमें इनका शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, क्या सोचते हैं, किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ों का अगर हमें नहीं पता है या फिर हम इसका स्टडी नहीं करेंगे तो हम कैसे, आप सोचिए खुद ही, एजुकेशनल साइकोलॉजी को कैसे समझ पाएंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझना है तो हमें इनको जानना जरूरी है।
तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना ही चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना जो पॉइंट्स वाले, मैं ये हमेशा प्रिफर करती हूँ कि पॉइंट्स में ही क्वेश्चन लाओ, पॉइंट्स वाले में मार्क्स अच्छा आता है। देखिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा तो एक डायग्राम बनाइएगा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक डायग्राम बनाइए इस तरह से। देखिए, मेरा पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्षेत्र, पहला ऐसे स्कोप करके लिखिएगा क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ये एक। दूसरा जो है स्टडी हमें क्या करना है, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तीसरा हमें क्या स्टडी करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, तो हमें तीसरा क्या करना है, तीसरा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिखेंगे, आईडी, राइट। तो इस तरह से करके ना जितने भी एरिया हैं उसको ऐसे ऐसे करके और दे दीजिएगा सर्कल बना के। और यहाँ पे अंदर में लिखिएगा क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैं ईपी लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, आप लिखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान, राइट। चलिए, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हमें स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि हमें इसी से पता चलेगा कि हमारा कौन सा स्टूडेंट कैसा है, उसकी सोच क्या है, किस तरह से जो है उसका विकास करना है, उसमें क्या क्या टैलेंट है, और व्यक्तिगत विभिन्नता में कैसे किस तरह से जो है हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। एकेडमिक हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर हमारा है व्यक्तित्व का अध्ययन, पर्सनालिटी, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, सही बात है, हमने तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहचान लिया, लेकिन अब हम ये भी तो देखें कि किस किस तरह की पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किस किस तरह के बच्चे होते हैं, और किस पर्सनालिटी को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर ये पर्सनालिटी जो है बहुत ही एंग्री काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, तो ऐसे बच्चों को कैसे टैकल करना है, इसकी उनकी प्रकृति क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें जो हम जान सकते हैं वो हम पर्सनालिटी के स्टडी करने पे ही जान पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के विकास तथा उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ में आया? तो हमें पर्सनालिटी का भी जो है अध्ययन करना है। 5वां नंबर है अपवादात्मक बालकों का अध्ययन, यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड। पहले तो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता क्या है, देखिए, एक्सेप्शनल चाइल्ड का मतलब होता है या तो वो बहुत तेज होगा, एकदम एक्सट्रीम तेज, जिसको हम लोग प्रतिभाशाली या गिफ्टेड स्टूडेंट बोलते हैं, और या तो एकदम ही स्लो होगा, मंद बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं स्लो लर्नर बोलते हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं, या फिर हो सकता है कि उनमें कुछ डिसेबिलिटी हो, वो बोल ना पाए, सुन ना पाए, ठीक से देख ना पाए, तो ऐसे बच्चों का भी हमें स्टडी करना पड़ता है कि अगर ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनको क्या किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि अभी हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन करते हैं, राइट, उसमें सभी बच्चों को जो है एक ही छत के नीचे एजुकेशन देने की बात है। अगर उनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ भी है तो भी, तो ये इसके लिए हमें उन डिसेबल बच्चों के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए, तो उसी को एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं, अपवादात्मक बालक बोलते हैं, या इसको समस्यात्मक बालक भी बोलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो इतना एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए, समझ लीजिए कि हाँ भाई व्यक्तित्व का अध्ययन क्या है, और 2 से 4 लाइन में आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हमारा 6 नंबर है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अब हमें टीचिंग करनी है, तो टीचिंग का मेन मोटो क्या होता है, टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है कि भाई लर्निंग सक्सेसफुल हो। तो लर्निंग को सक्सेसफुल करना है तो लर्निंग के बारे में हमें तो जानना तो पड़ेगा, लर्निंग में एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है, तो हमें लर्निंग के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों से उसे प्रभावित करने वाले कारकों, अधिगम की विभिन्न विधियों तथा सीखने की क्रिया में आने वाली समस्याओं आदि का विधिवत अध्ययन करता है। तो इसमें हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान को अगर हमें जानना है, समझना है, तो हमें ये भी स्टडी करना पड़ेगा, और शिक्षा मनोविज्ञान इसके बारे में खुद स्टडी करता है। 7 नंबर है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम के निर्धारण पर विशेष महत्व दिया जाता है। करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए,
बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाया जाना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को, किस एज में जो है किस तरह का इंटरेस्ट आता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करता है। तो ये क्वेश्चन अभी मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन ट्विस्टेड मिलते ही हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, या वो किस किस एरिया में, या शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य, ये पूछ देगा कार्य, यस वर्क पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य बताइए, तो उस समय आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।